हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा अपना प्यारा यूट्यूब चैनल अगर क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज की क्लास में एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। ये याद रखिएगा, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और याद रखिएगा टोटल प्रैक्टिस सेटों की संख्या कितना है, 50 है बाबू। ठीक है, आज की क्लास में क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे। और याद रखिएगा, एक बात और याद रखिएगा बाबू, एग्जाम डेट घोषित हो चुका है। ठीक है, एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम डेट घोषित हो चुका है, यानी कि 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला एग्जाम बाबू। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को शुरू करते हैं। और याद रखिएगा, क्लास टाइमिंग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, एसएससी जीडी का क्लास कितना बजे से होता है, 2 पीएम से होता है बाबू। ठीक है, 2 पीएम यानी कि 2 बजे दोपहर को होता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को पहले शेयर कर दीजिए सभी लोग, और सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा सब लोग, फर्स्ट क्वेश्चन को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन करा, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाए महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो हमेशा रखना नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, रथ मंदिर का अन्य नाम क्या है, बताइएगा। रथ मंदिर का अन्य नाम बाबू याद रखना, तट मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, रथ मंदिर को तट मंदिर भी कहा जाता है। और एक और नाम है, याद रखिएगा, एक और नाम है एकास्मक मंदिर, एकास्मक मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, एकास्मक मंदिर भी कहा जाता है। रथ मंदिर को आकस्मिक मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, नरसिंह वर्मन को किसकी उपाधि मिला है, बताइएगा। नरसिंह वर्मन को किसकी उपाधि धारण किया है, तो याद रखना बाती, बाती पोकोंड का। ठीक है, बाती पोकोंड का। ठीक है, बाती पोकोंड का, याद रखना बाती पोकोंड का उपाधि धारण किया है। ठीक है, क्यों, तो याद रखना नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न करा, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया, तो बताइएगा। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिर और 7 तुगलक हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाए निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था, तो हमेशा रखना फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू, उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाए एग्जाम में कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, बताइएगा कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था, तो याद रखा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय क्या हुआ था, कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। ठीक है, याद रखना पूरा किसके समय हुआ था, एग्जाम में पूछ जाए कुतुब मीनार की पूरा बनकर तैयार किसके समय हुआ था, तो बताइएगा। बताइएगा इसका क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश बाबू। ठीक है, याद रखना पूरा किसके समय में हुआ था, याद रखना इल्तुतमिश के समय में काम पूरा हो गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न करा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा, इससे पानीपत का प्रथम युद्ध यानी कि इस 1526 में, सही बात है बाबू, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, याद रखना 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, और खानवा के युद्ध 1527 में हुआ था। क्या खानवा के युद्ध 1527 में हुआ था, जी हाँ, खानवा के युद्ध कब हुआ था, 1527 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। घाघरा के युद्ध कब हुआ था, 1529 में, सही बात है, घाघरा के युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। चंदेरी के युद्ध क्या 1530 में हुआ था, जी गलत बात है बाबू। ठीक है, चंदेरी के युद्ध कब हुआ था, तो याद रखना 1528 ईस्वी में। ठीक है, 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था। तो इसमें क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, तो याद रखना चंदेरी का युद्ध 1530, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक और जानिएगा, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो बताने का प्रयास कीजिएगा कौन कौन बताते हैं। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो हमेशा रखना राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था बाबू। ठीक है, राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न के चलते, अगला प्रश्न क्या करा सभी लोग, अगले प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, तो बताइएगा अंग्रेजों का जो फोर्ट विलियम है कहाँ स्थित है, सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो चलिए बताइए सब लोग, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। ठीक है, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, तो हमेशा रखना कलकत्ता में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन और बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन और बी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पहले फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुआ था, बताइएगा।
फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखना 1690 ईस्वी के अंतिम चरण में बाबू, ठीक, याद रखना 1690 ईस्वी के अंतिम चरण में यानी कि फोर्ट विलियम की क्या होता है? स्थापना हुआ था, ठीक है, याद रखना। एक और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? तो बताइएगा सभी लोग, कब हुआ था? तो हमेशा याद रखना 1800 ईस्वी में बाबू, ठीक है, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुआ था। ये याद रखना, बहुत ही एग्जाम में पूछा गया प्रश्न बाबू, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सभी लोग? अगले प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो? अगला प्रश्न करा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बताइएगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी, कि सरोजनी नायडू ने की थी, कि जस्टिस राणाडे ने, कि गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो सभी लोग इस प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो? सभी लोग जवाब दीजिए बाबू, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो? याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो भी डी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा जी। गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था किसका? तो याद रखा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। एग्जाम में पूछा जाए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो हमेशा याद रखना 1905 में हुआ था, ठीक है, 1905 में हुआ था, हमेशा याद रखना 1905 में हुआ था। इस और किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न आया बाबू, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोपाल कृष्ण किसके द्वारा? गोखले के द्वारा किया गया था, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य कौन थे? बताइएगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सक्रिय सदस्य कौन थे? तो हमेशा रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, ठीक है, याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, याद रखना। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो हमेशा रखना 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। और पूछा जाए सक्रिय सदस्य, इसका सक्रिय सदस्य कौन बना? तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग? अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो? अगला प्रश्न करा निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थी? तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थी? तो बताइएगा मैडम भीकाजी कामा होगा, कि श्यामा जी कृष्ण वर्मा होगा, कि वीडी सावरकर होगा, कि हरदयाल होगा? तो सभी लोग इस प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो? सभी लोग बताइएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, ठीक है। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो? याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैडम भीखाजी कामा हो जाएगा, मैडम भीखाजी कामा हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वंदे मातरम पत्र का संपादक कौन है? तो याद रखना आप लोग को तो बता दिया कि मैडम भीखाजी कामा हो जाएंगे। यानी कि कब स्थापना हुआ था? बताइएगा वंदे मातरम पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो हमेशा याद रखना है 1909 ईस्वी में, ठीक है, 1909 ईस्वी में इसका क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था, याद रखना है 1909 ईस्वी में क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था बाबू, ठीक है, याद रखना है। श्यामा जी कृष्ण वर्मा के द्वारा कौन सी किसका स्थापना हुआ था? तो हमेशा याद रखा इंडिया हाउस की बाबू, ठीक है, इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? तो याद रखा श्यामा कृष्ण वर्मा जी ने, ठीक है, श्यामा कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना किया था, ठीक है। कब किया था? तो हमेशा याद रखना कब किया था? तो हमेशा याद रखना 1905 ईस्वी में, ठीक है, 1905 ईस्वी में इसने स्थापना किया था, ठीक है। एग्जाम में पूछा इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? तो याद रखा श्यामा कृष्ण वर्मा ने, ठीक है, कब किया था? 1905 ईस्वी में किया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्नों के चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग? अगले प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया? तो बताइएगा द्वितीय विश्व के युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो सभी लोग इस प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो? सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो? याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैबिनेट मिशन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए कैबिनेट मिशन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या जो करेक्ट आंसर हो जाएगा? जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो याद रखो 1946 में। आप लोग को बता रहे हैं द्वितीय युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध 1946 ईस्वी में हुआ था। उसी समय बाबू याद रखना कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है, उसी समय याद क्या आया था? कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है, कैबिनेट मिशन आया था, ये याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग? अगले प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो? सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, ठीक, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जो भी ऑप्शन में सी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है सब लोग, अगले प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न क्या करा, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है बताइएगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है बताइएगा सब लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाब। ठीक है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा है, याद रखिएगा अनुच्छेद से बाबू, याद रखना है अनुच्छेद से बहुत एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, खासकर एसएससी जीडी एसएससी में बहुत एग्जाम, यानी कि कोई भी एग्जाम हो अनुच्छेद से बहुत प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इसलिए इसे वीवीआई मान लीजिएगा। ठीक है, ये सब प्रश्नों को क्या कीजिए, वीवीआई मान लीजिएगा। ठीक है, खाली एसएससी जीडी के लिए नहीं, सभी एग्जामों के लिए। ठीक है, तो बताइए क्या करा है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार अधिकार संबंधित है तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो। सब लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो। याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू। ठीक है, जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। जो भी अनुच्छेद 24 लगा रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सभी लोग अगले प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है निम्नांकित में से किस प्रकार की प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो। सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो। क्या वास्तविक और लोकप्रिय, जी नहीं बाबू। ठीक है, वास्तविक और लोकप्रिय नहीं है। अगला क्या है, औपचारिक और विधिक, जी हाँ औपचारिक और विधिक रूप से। ठीक है, अगला क्या है, राजनीतिक और नाम मात्र के, जी नहीं। हालांकि संवैधानिक और नाम मात्र के, जी हाँ। ठीक है, इसमें कौन हो जाएगा, 2 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है, 2 और क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें नहीं दिया हुआ बाबू, लेकिन बड़ा क्वेश्चन होने के कारण इसलिए नहीं दिया ऑप्शन। ठीक है, 2 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करें सब लोग, अगले प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न करा विधान परिषद किस साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो। ये सब प्रश्न बाबू एग्जाम में बहुत बार बनते हैं। ठीक है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो। याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 माह बाबू। ठीक है, 4 माह के लिए यानी 4 महीने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसके सभापति कौन थे तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। याद रखिए बाबू ये एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो ये सब प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये सब प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। ठीक है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो। सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो। याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। ठीक है, मेहता हो जाएगा, बलवंत राय मेहता हो जाएगा। हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक बलवंत राय मेहता समिति हुआ था बाबू। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति कब बनाया गया था, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि बलवंत राय मेहता समिति कब बनाया गया था तो हमेशा रखना 1957 ईस्वी में। ठीक है, 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति बनाया गया था। किसके पर, किस पर, याद रखना पंचायती राज पर बाबू। ठीक है, याद रखना है पंचायती राज पर बाबू। ठीक है, याद रखना पंचायती राज पर बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न करा भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है बताइएगा, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है बताइए गांधीवादी अवस्था में व्यवस्था पर कि समाजवादी व्यवस्था पर कि पूंजीवादी व्यवस्था पर कि मिश्रित व्यवस्था पर कि इनमें से बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सभी लोग बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोग जानते हो कि भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो आप लोग जानते हो कि भारत में एक प्रकार का क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था बाबू। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, भारत में एक प्रकार का क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते बाबू। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न करा पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो बाबू। याद रखिएगा इसे वीवीआई मान लीजिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में आया था सवाल बाबू। ठीक है, एसएससी जीडी एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो। प्रीवियस ईयर पर ज्यादा ध्यान देना, थोड़ा थोड़ा ज्यादा करके ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाबू रिपीट होता है एग्जाम में। ठीक है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। ठीक है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज्यादा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो। याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू। ठीक है, जी मिर्डल द्वारा। ठीक है, जी मिर्डल द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न करा भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला का
प्रतिशत है, बताइएगा। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला का प्रतिशत कितना है, सभी लोग बताइएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू। एग्जाम की जनगणना 2011 की जनगणना से जान लीजिएगा पहले। 2011 की जनगणना से बाबू एग्जाम में बहुत प्रश्न बनते हैं, ठीक है। एग्जाम में बहुत ही भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। इसलिए 2011 की जनगणना को जरूर ध्यान पढ़ के जाइएगा। कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो 2011 की जनगणना को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। और बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, जवाब दीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लगभग 21.9 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा लगभग 21.9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या रहा है कि रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है, बताइएगा। रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए सभी लोग इसका प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो ब्रेक इवन बिंदु क्या है, बताइएगा। ब्रेक इवन बिंदु क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ब्रेक इवन बिंदु क्या है? सभी लोग जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो ब्रेक इवन बिंदु क्या है? तो हमेशा रखना ब्रेक इवन बिंदु क्या है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो और न हानि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो अगला प्रश्न करा बाबू कि निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक होती है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो देखिए किस प्रकार से सवाल पूछता है एसएससी में। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, ठीक है। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? याद रखिए 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 हो जाएगा। हॉकी में कितना होता है बताइएगा? हॉकी में कितना होता है सभी लोग बताइएगा? हॉकी में होता है 11 खिलाड़ियां बाबू, ठीक है। हॉकी में 11 हो जाएगा। फुटबॉल में भी 11 हो जाएगा। फुटबॉल फुटबॉल में भी 11 हो जाएगा। क्रिकेट में भी 11 हो जाएगा। क्रिकेट में भी हो जाएगा। खो खो में कितना है बताइएगा? खो खो में 9 खिलाड़ियां होती है। खो खो में 9 खिलाड़ियां होती है। फुटबॉल में कितना होता है? याद रखें अभी बताइए 11 खिलाड़ी होता है। लेकिन किस में कह रहा है? निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक है? तो मेरे साथ रखिए रग्बी फुटबॉल में बाबू, ठीक है। रग्बी फुटबॉल में संख्या सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा है? अगला प्रश्न करा बैकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले टर्म एनपीए का पूरा नाम क्या है? बताइएगा। बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाला टर्म एनपीए का पूरा नाम क्या है? तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग असिस्टेंस होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते बाबू। अगला प्रश्न क्या करा? सब लोग अगले प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन विज्ञान दिवस मनाया जाता है। पहले तो याद रखिए विज्ञान दिवस किसके अर्थी पर मनाया जाता है? तो याद रखना सीवी रमन के, जब रमन इफेक्ट्स का खोज किया था सीवी रमन ने, उन्हीं के दिनों पर बाबू विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यह निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? बताइएगा विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हमेशा याद रखना विज्ञान दिवस बाबू ऑप्शन में भी हो जाएगा। अरे 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो हमेशा याद रखना 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा 27 फरवरी को बताइएगा कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखना विश्व एनजीओ दिवस। विश्व याद रखिएगा विश्व एन जीओ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 28 अप्रैल के बताइएगा। 28 अप्रैल के तो हमेशा याद रखें विश्व कार्य या स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। स्वास्थ्य दिवस तो बाबू, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार सवाल बना है, ठीक है। स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 28 अप्रैल को, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो अगला प्रश्न करा महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? बताइएगा महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, ठीक है। याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू, ठीक। गुजराती भाषा में, ठीक है। गुजराती में लिखा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न क्या करा सभी लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? तो बताइएगा, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार है जो किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के हेतु प्रदान किया जाता है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, याद रखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पर्यावरण सुरक्षा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइलर पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था, एग्जाम में बहुत बार बनता है कि टाइलर पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखें 1973 ईस्वी में। ठीक है, 1973 ईस्वी में टाइलर पुरस्कार का स्थापना हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा बाबू, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? बताइएगा विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों को किस भवन में रखा गया था? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दिल्ली के लाल किले का दीवानी ए आम में। ठीक है, दिल्ली के लाल किले का दीवानी ए आम में बाबू। ठीक है, याद रखिएगा मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, एग्जाम में बहुत बड़ा पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखें शाहजहां ने, शाहजहां ने बाबू। ठीक है, सॉरी शाहजहां ने, सॉरी शाहजहां हो जाएगा। ठीक है, शाहजहां पढ़ रहे थे, शाहजहां हो जाएगा। ठीक है, शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न क्या करा सभी लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो 20 रुपए के नोटों पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? तो बताइएगा 20 रुपए के नोटों पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेकिन माउंट हेरियट का। ठीक है, माउंट हेरियट का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास एंड हो गया बाबू। टोटल आप लोग 25 प्रश्न किए थे। ठीक है, टोटल 25 प्रश्न किए हैं, जिसमें से आप लोग कितना सही किया आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आप लोग कितना सही किया आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और तो चलिए अगले स्टेट में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके।